हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ का सेकंड टॉपिक, जो कि इनफाइनाइट नॉन कंडक्टिंग चार्ज प्लेन शीट के कारण किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालना है। आज हम लोग देखेंगे कि एक इनफाइनाइट प्लेन शीट है जो कि कंडक्टिंग नहीं है, यानी कि वो मेटल की नहीं है, और वो थिन प्लेन शीट है जिसका विस्तार, जिसका जो एक्सटेंशन है वो इनफाइनाइट है। इसके किसी एक पॉइंट पर, नियर पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालना है। तो चलते हैं, देखते हैं। ये हमारा टॉपिक है। एक इनफाइनाइट प्लेन शीट हम बना लेते हैं। ये इसका जो एक्सटेंशन है वो इस साइड में भी इन्फिनिटी तक है और इस साइड में भी इन्फिनिटी तक है। और मान लेते हैं कि ये जो प्लेट है इस पर जो चार्ज है वो क्या है, पॉजिटिव है। नेगेटिव भी लिया जा सकता है, पॉजिटिव भी लिया जा सकता है। हम लोग जानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आउटवर्ड होती है, नेगेटिव चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होती है वो इनवर्ड होती है। तो हम इस पॉइंट P पर हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालना है। ये चीज़ हमको दिया गया है। तो कॉपी निकाल लो बेटा और तुरंत लिखना शुरू करो। क्या लिखना है कि लेट अस कंसीडर एन इनफाइनाइट नॉन कंडक्टिंग चार्ज प्लेन शीट हैविंग सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज गिवन। वी हैव टू फाइंड आउट एन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P एट डिस्टेंस R नियर दिस प्लेट। ये तो हमने पहले लिखा। अब सेकंड पैराग्राफ में क्या लिखोगे, टू डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P वी हैव टू कंसीडर ए गॉसियन सरफेस दैट कुड इनक्लोज सम चार्ज ऑन दिस प्लेट। अब इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालने के लिए हमें एक गॉसियन सरफेस की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ये पॉइंट P से कोई ऐसा सरफेस नहीं जा रहा है जो इस चार्ज को इनक्लोज कर पाए। तो हमें इस पॉइंट P पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालनी है तो इस पॉइंट P को लेते हुए हमें एक गॉसियन सरफेस को बनाना पड़ेगा। तो वह गॉसियन सरफेस हम लोग बनाते हैं कैसा, सिलिंड्रिकल। कोई भी सिमेट्रिक गॉसियन सरफेस बनाना होता है हमें। यहाँ सिमेट्रिक हम क्यूबिकल भी ले सकते हैं, सिमेट्रिकल में क्यूब भी ले सकते हैं यहाँ पे, या क्यूबॉइड ले सकते हैं। लेकिन हम क्या ले रहे हैं, एक सिलेंडर ले रहे हैं। तो इस सिलेंडर को इस तरह से रखते हैं कि इसका एक पार्ट एक तरफ रहे, दूसरा पार्ट दूसरी तरफ, इस तरह से। तो इस तरह से हम एक ऐसा सिलेंडर ले रहे हैं जो क्या होता है, इसके आर पार जा रहा है इस तरह से, ठीक है ना। ये सिलेंडर इस पॉइंट P पर होकर जाना चाहिए, ठीक है ना। तो कभी कभी इसको पिल बॉक्स कहते हैं। तो पिल बॉक्स एक शॉर्ट सिलेंडर को कहा जाता है जिसकी लंबाई कम होती है। तो फिलहाल यहाँ ये दूरी हम मान लेते हैं R है। R दूरी पर पॉइंट क्या है, P है। अब इस पॉइंट P पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालनी है तो हम एक ऐसा गॉसियन सरफेस लेते हैं जो कि सिलेंड्रिकल है और इस शीट के दोनों तरफ सिमेट्रिक है। तो सिमेट्रिक का मतलब है कि जितना इधर है R दूरी पर उतना ही इधर है। जो सरफेस एरिया यहाँ पर है हमारा S, वही सरफेस एरिया यहाँ पर भी S है, ठीक। अब हम लोग देखते हैं कि इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। तो हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज है यहाँ, तो आउटवर्ड है, आउटवर्ड होगा। इस पॉइंट P पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, आउटवर्ड भी होगी। यहाँ पर दोनों ही फील्ड की वैल्यू जो होगी वो बराबर होगी, फील्ड की वैल्यू जो होगी वो बराबर होगी, क्योंकि यहाँ इस प्लेट से जितनी दूरी यहाँ है वही दूरी यहाँ है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड हो गया। अब अगर इस पॉइंट पर हम एक स्मॉल एरिया वेक्टर ले लेते हैं तो वो एरिया वेक्टर हम मान लेते हैं ये एरिया ds है, तो इसका जो वेक्टर फॉर्म होगा वो आउटवर्ड होगा, तो वेक्टर ds। इसी तरह से यहाँ पर भी अगर स्मॉल एरिया लेते हैं तो वो स्मॉल एरिया का ds है, तो ये वेक्टर ds हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर वेक्टर E और वेक्टर ds के बीच का एंगल
यहाँ 0 होगा, थीटा इक्वल टू 0, क्योंकि जो डायरेक्शन वेक्टर ई की है वही वेक्टर डी एस की है। यहाँ पर भी थीटा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस तरह से वेक्टर ई और वेक्टर डी एस के बीच का एंगल यहाँ भी 0 है, वेक्टर ई और वेक्टर डी एस के बीच का एंगल यहाँ भी 0 है। अब हम लोग क्या करते हैं, अब देखते हैं कि यहाँ पर 3 सरफेस है। गाउस की थ्योरम जब लगती है तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए लगती है, और टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए जब ये थ्योरम हम लगाएंगे तो इसमें यहाँ 3 सरफेस है। ये एक क्रॉस सेक्शन ये है, एक क्रॉस सेक्शन ये है, और तीसरा जो है वो इस सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया है। तो जब इस कर्व्ड सरफेस एरिया को लोगे तो इस कर्व्ड सरफेस एरिया पर भी कोई हम एरिया वेक्टर ले लेते हैं। मान लेते हैं ये क्या है, डी एस डैश है, तो वेक्टर डी एस डैश, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो राइट साइड में ही होगी, मान लेते हैं वेक्टर ई डैश। अब बताओ इसके बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो यहाँ वेक्टर ई डैश और वेक्टर डी एस के डैश के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री है। मान लेते हैं कि ये जो हमारा सिलेंडर है, ये जो चार्ज यहाँ पर इनक्लोज कर रहा है वो है Q। लेट द चार्ज enclosed by Gaussian cylinder is Q, then सिग्मा इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q बाई S। सिग्मा क्या हो जाएगा, ये जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो चार्ज अपॉन एरिया, और S क्या है, क्रॉस सेक्शन के एरिया है। अब देन यूजिंग गॉस थ्योरम, अगर गॉस थ्योरम हम यूज करेंगे, ठीक है ना, तो हम मान लेते हैं कि ये सरफेस हमारा 1 है, ये क्या है 2 है, और ये सरफेस क्या है 3 है। तो हमारा गॉस थ्योरम क्या कहती है कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये हो जाएगा φ1 प्लस φ2 प्लस φ3 इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट। मान लेते हैं ये φ1 है, ये φ2 है, ये φ3 है, ठीक है। अब इसको लिखोगे इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी एस, ये देखो, प्लस ये वाला देखो इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी एस प्लस इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर ई डैश डॉट वेक्टर डी एस डैश इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक। अब बताओ यहाँ ई डी एस के बीच का एंगल 0, यहाँ भी ई डी एस के बीच का एंगल 0, यहाँ ई डैश और डी एस डैश के बीच का एंगल 90। तो डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी लगा देते हैं, ई डी एस कास 0 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू ए बी कास थीटा प्लस ई डी एस कास 0 प्लस ई डैश डी एस डैश कास 90 डिग्री। तो ये हो जाएगा Q बाई एप्सिलॉन नॉट। अब ये हो जाएगा E इंटू डी एस इंटीग्रेशन E इंटू डी एस, क्यों, क्योंकि कास 0 की वैल्यू 1 प्लस 0 इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट। अब ये हो जाएगा E इंटू डी एस का इंटीग्रेशन होता है बेटा S प्लस E इंटू एस इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट। ये हो जाएगा 2ES। अब Q की जगह क्या रख सकते हो यहाँ से, सिग्मा इंटू एस, तो सिग्मा इंटू एस रख दो अपान एप्सिलॉन नॉट। तो S से S कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बताओ E कितना आ जाएगा। अब यहाँ से जो E आएगा वो हम यहाँ लिख रहे हैं, E इक्वल टू सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये हमारा फार्मूला आ गया, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। कोई नॉन कंडक्टिंग प्लेट है जिस पर चार्ज हर जगह डिस्ट्रीब्यूट है, थिन प्लेट है, इसके किसी नियर पॉइंट P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी आ गई वो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट हो गई, जहाँ सिग्मा को हम बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी
और एप्सिलॉन नॉट जो होती है वो इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ एयर आर फ्री स्पेस आर वैक्यूम। अगर यहाँ इन दोनों इस पॉइंट और इस प्लेट के बीच में कोई मीडियम होता तो यहाँ एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन नॉट इंटू के हो जाता, जहाँ के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। तो अब यहाँ E इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट हो गया, ठीक है ना। तो अब इन वेक्टर फॉर्म में क्या हो जाएगा, ये वेक्टर फॉर्म में अगर इसको हमें करना है तो वेक्टर इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू एन कैप, ठीक है ना। अगर कोई मीडियम, बार बार बता रहे हैं, अगर कोई मीडियम इस प्लेट और पॉइंट P के बीच में आ जाए, ठीक है ना, तो इफ मीडियम इज प्रेजेंट, है ना, इफ एनी अदर मीडियम, है ना, other than air or vacuum is between plate and point, then E क्या हो जाएगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट के हो जाएगा। तो अगर यहाँ मीडियम कोई और है एयर के अलावा इन पॉइंट और इसके बीच में, तो ये हो जाएगा। तो कुल मिलाकर हम देख रहे हैं कि यहाँ जो है E वह R पर डिपेंड नहीं कर रहा है, क्योंकि ये प्लेट क्या है, बहुत ही वृहत विस्तार की है, इसका जो विस्तार है वो बहुत ज़्यादा है। तो जब इनफाइनाइट एक्सटेंशन की प्लेट हम लेते हैं तो यह दूरी जो होती है इस फार्मूले में नहीं आती है। इसका अर्थ क्या है कि इनफाइनाइट प्लेन शीट के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने निकाला वह इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता है। तो अगर इसका हम लोग ग्राफ खींचना चाहें, तो E क्या होगा, R पर डिपेंड नहीं कर रहा है। ये देखो E जो है वो क्या है, R के बढ़ने घटने पर चेंज नहीं हो रहा है। यानी कि यहाँ पर एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि E जो है वह प्रोपोर्शनल टू है R की पावर 0 पर। अगर कोई पूछे कि इनफाइनाइट प्लेन शीट के कारण E की डिपेंडेंस है तो तुम कहोगे R की पावर 0। तो बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, बोर्ड के लिए ये 3 मार्क का क्वेश्चन है, इसलिए ये 3 मार्क बहुत अच्छे से आप लोग तैयार कर लीजिए।